विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा के एजुसेट प्रायोजित कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारी आज की प्रस्तुति है कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता उत्साह और अट नहीं रही है, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविताओं के विषय में बात करने से पूर्व हम बात करेंगे महाप्राण निराला जी के बारे में। बाल झबरे दृष्टि पैनी फटी लुंगी नगन तन, किंतु अंतर्दीप तथा आकाश सा उन्मुक्त मन। अनघड़ अक्खड़ बेपरवाह बेतरतीब जीवन के झंझावातों से झांकता हुआ निष्पाप उजाला, ऐसे थे महाकवि महाप्राण निराला। जो सच निराला जी की कविताओं में उतरता है वह कठोर यथार्थ और वास्तविकता से रूबरू करवाता हुआ सा है। निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1896 को मां सरस्वती पूजन के दिन अर्थात बसंत पंचमी को महिषादल बंगाल में हुआ। मां ने नाम रखा सूर्य कुमार, क्योंकि वह सूर्य उपासना किया करती थी। सो बेटे में भी सूर्य ढूंढने की कोशिश की। बाद में निराला ने स्वयं इस नाम को बदलकर सूर्यकांत कर लिया। शिक्षा औपचारिक रूप से हुई, लेकिन जो भी पढ़ा वो खुद से पढ़ा या जिंदगी से पढ़ा। अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत आदि इन सभी विषयों का गहन अध्ययन किया, ज्ञान अर्जन किया और इसके साथ साथ संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता रहे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। शायद इन्हीं अनुभवों की पढ़ाई ने उन्हें महाप्राण निराला बनाया। किंतु अप्रतिम निराला के लिए न तो व्यक्तिगत जीवन सहज रहा और ना ही काव्यगत जीवन। बचपन में ही माता का देहांत हो गया और किशोरावस्था में पिता भी चल बसे। 1918 के भीषण अकाल और महामारी के चलते उनकी पत्नी मनोहरा देवी भी 2 संतानों, एक पुत्र और एक पुत्री सरोज को छोड़कर चल बसी। हैजे की उस चपेट में भाई, भाभी, काका रामलाल, भतीजी आदि पिता की पीढ़ी के लगभग सभी लोग चल बसे। निराला की पीढ़ी में बचे तो अकेले निराला। बेहद दुख और विपदा का समय था निराला के लिए 1918 से 1920 का समय। 23 साल की आयु में महिषादल से लखनऊ और फिर साहित्य संगम की सुप्रसिद्ध नगरी इलाहाबाद पहुंचे। उसके बाद इलाहाबाद के ही होकर रह गए। जीवन भर लेखन कार्य जारी रहा। जीवन के साधनों की कमी को काव्य साधना से पूरा किया और इसी काव्य संदेश को रचनाओं के जरिए संपूर्ण प्रकृति, मानवता और ईश्वर तक पहुंचाते रहे। किंतु वहीं दूसरी ओर उनकी कविताएं सरस्वती पत्रिका के दरवाजे से बिना छपे ही लौटती रही, क्योंकि छंदबद्धता नहीं थी। तो उन्होंने अपनी किताब परिमल में लिखा है कि मनुष्य की मुक्ति कर्मों के बंधनों से छुटकारा पाना है और कविता की छंदों के शासन से दूर हो जाना। जिस तरह से मुक्त मनुष्य किसी दूसरे के अनुकूल आचरण नहीं करता, इसी तरह कविता का भी हाल है। इसी स्वतंत्र चिंतन चेतना ने हिंदी कविता को एक नया शास्त्र दिया, प्रतिमान दिया, प्रवाह दिया, स्वरूप दिया, जिसके जनक बने महाप्राण निराला। हिंदी भाषा की अस्मिता की जैसी लड़ाई निराला जी ने लड़ी है, वैसे बहुत ही कम साहित्यकार मिलते हैं। प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद लिखते हैं कि निराला हिंदी को ईश्वर की देन है। पारिवारिक जीवन के दुखों और काव्य जगत के विरोध संघर्षों को झेलते हुए लंबी बीमारी के बाद 15 अक्टूबर 1961 को निराला जी ने आखिरी सांस ली। किंतु निराला की प्रतिभा, कौशल और कविता आज भी भरपूर सांस ले रही है। इलाहाबाद के दारागंज चौराहे से बख्शीबाद तक जाने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क पर घरों के बाहर निराला जी के चित्र आज भी लगे हुए हैं। ये किसी नेता या फिल्म अभिनेता के नहीं, बल्कि उस युग पुरुष सूर्य जैसे कांतिमान कवि के हैं, जिसने साहित्य आकाश पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। निराला जी की प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुक्कुरमुत्ता और नए पत्ते। कविताओं के साथ साथ निराला जी ने उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन भी किया। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है।
निराला वास्तव में विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहां गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वही शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी है। जहां एक तरफ निराला जी राम की शक्ति पूजा लिखते हैं, वह तोड़ती पत्थर और कुक्कर मुता जैसी प्रगतिवादी कविताएं लिखते हैं जिसमें विरोध है, विद्रोह का स्वर है। वहीं अट नहीं रही है जैसी श्रृंगारिक और प्रेम की कविताएं भी लिखते हैं। अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती कविता है। कवि फागुन की सर्वव्यापकता, सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। तो आइए सुनते हैं कविता की सस्वर प्रस्तुति। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, हट नहीं रही है, हट नहीं रही है आभा फागुन की। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, आभा फागुन की तन। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, हट नहीं रही है, हट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, आभा फागुन की। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह थी अट नहीं रही है कविता की सस्वर प्रस्तुति। अब प्रस्तुत है इस कविता का भाव सौंदर्य। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फागुन महीने की सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। होली के वक्त जो मौसम होता है उसे फागुन कहते हैं। उस समय प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है और मस्ती से इठलाती है। फागुन के समय पेड़ हरियाली से भर जाते हैं
और उन पर रंग बिरंगे और सुगंधित फूल उगाते हैं। इसी कारण जब हवा चलती है तो फूलों की मादक खुशबू उसमें घुल जाती है। इस हवा में सारे लोगों पर मस्ती छा जाती है और वो काबू में नहीं कर पाते और मस्ती में झूमने लगते हैं। इसके पश्चात कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि घर घर में उगे हुए पेड़ पौधों पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। उन फूलों की खुशबू हवा में यूं बह रही है मानो फागुन खुद सांस ले रहा हो। इस तरह फागुन का महीना पूरे वातावरण को आनंद से भर देता है। इसी आनंद में झूमते हुए पक्षी आकाश में अपने पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं। यह मनोरम दृश्य और मस्ती से भरी हवाएं हमारे अंदर भी हलचल पैदा कर देती हैं। यह दृश्य हमें इतना अच्छा लगता है कि हम अपनी आंख इससे हटा ही नहीं पाते। इस तरह फागुन के मस्त महीने में हमें भी मस्ती से गाने एवं पर्व मनाने का मन होने लगता है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कवि के अनुसार फागुन मास में प्रकृति इतनी सुंदर नजर आती है कि उस पर से नजर हटाने को मन ही नहीं करता। चारों तरफ पेड़ों पर हरे एवं लाल पत्ते दिखाई दे रहे हैं और उनके बीच रंग बिरंगे फूल ऐसे लग रहे हैं मानो पेड़ों ने कोई सुंदर रंग बिरंगी माला पहन रखी हो। इस सुगंधित पुष्प माला की खुशबू कवि को बहुत ही मादक लग रही है। कवि के अनुसार फागुन के महीने में यहाँ प्रकृति में होने वाले बदलावों से सभी प्राणी बेहद खुश हो जाते हैं। कविता में कवि स्वयं भी बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। तो अब बात करेंगे इस कविता से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर की। तो पहला प्रश्न है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि प्रकृति में सौंदर्य इस कदर फैल गया है कि उस मोहक दृश्य से दृष्टि हटाने का मन ही नहीं करता। इस समय एक ही वृक्ष पर एक से अधिक रंगों के फूल खिले हैं जो कि बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे हैं और इस सुंदर दृश्य से नजर फेरने का मन नहीं कर रहा। कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। फागुन का सौंदर्य इतना मादक होता है कि सृष्टि में समा नहीं रहा। दूसरा प्रश्न, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है? प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन पत्थर को सौंदर्यवाद बनाने में किया है। कवि का मानना है कि फागुन में पत्थर भी सौंदर्य से परिपूर्ण हो जाता है। इस कदर सौंदर्य फैल जाता है कि पत्थर से भी फूल झड़ने लगते हैं। कवि ने यहाँ पत्थरों का प्रतीकात्मक प्रयोग किया है। पत्थर भी इस मादक मौसम में सौंदर्यवादी हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? फागुन की ऋतु अन्य ऋतुओं से अधिक मादक, मनमोहक, सौंदर्य से परिपूर्ण होती है। इस मौसम में सर्वत्र हरियाली फैल जाती है और इसके प्राकृतिक सौंदर्य द्वारा सब कहीं उल्लास उमंग भर दिया जाता है। मौसम इतना लुभावना हो जाता है कि प्रतीत होता है कि पत्थरों से भी फूल झड़ रहे हों। इस प्राकृतिक सौंदर्य से नजर हटाने का मन नहीं करता क्योंकि वह बहुत मादक अर्थात दिव्य होता है। इस रूप में फागुन अन्य ऋतुओं से भिन्न है। इस कविता के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। ये आपको जब आप व्याख्या संबंधी प्रश्न को हल करेंगे उसमें भी इसकी सहायता ली जा सकती है। कविता का काव्य सौंदर्य। कवि निराला ने ध्वन्यात्मक शब्दों से नाद सौंदर्य पैदा किया है। दूसरा, पंक्तियां छोटी हैं पर भावपूर्ण हैं। सार्थक, सटीक, भावपूर्ण, सौंदर्य से परिपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया है। मुहावरों का भी उचित प्रयोग किया गया है और सामासिक पद का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। लयात्मकता शैली का प्रयोग किया गया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि कवि की काव्यात्मक शैली बहुत अच्छी है। कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का मनमोहक चित्र प्रस्तुत किया है। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धरो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले,
विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। अब कविता की इस सस्वर प्रस्तुति के पश्चात प्रस्तुत है उत्साह कविता का भाव सौंदर्य। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। इस पंक्ति का भाव है, कवि ने बारिश होने से पहले आकाश में दिखने वाले काले बादलों के गरजने और आकाश में बिजली चमकने का अद्भुत वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं और यह हमारे अंदर के सोए हुए साहस को भी जगाते हैं। आगे कवि बादल से कह रहे हैं कि हे काले रंग के सुंदर घुंघराले बादल, तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो और खूब गरजो। कवि ने यहाँ बादल का मानवीकरण करते हुए उसकी तुलना एक बच्चे से की है, जो गोल मटोल होता है और जिसके सिर पर घुंघराले एवं काले बाल होते हैं, जो कवि को बहुत प्यारे और सुंदर लगते हैं। आगे कवि बादल की गर्जन में क्रांति का संदेश सुनाते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर पुरुषार्थ भर दो और इस तरह हमारे भीतर एक नए जीवन का संचार करो। बादल में वर्षा की सहायता से धरती पर नया जीवन उत्पन्न करने की शक्ति होती है, इसलिए कवि बादल को एक कवि की संज्ञा देते हुए उसे एक नई कविता की रचना करने को कहते हैं। अगली पंक्तियां, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। इन पंक्तियों का भावार्थ है कि कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानता है और यह कल्पना कर रहे हैं कि वह हमारे सोए हुए पुरुषार्थ को फिर से जगाकर हमें एक नया जीवन प्रदान करेगा, हमें जीने की कोई नई आशा देगा। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि भीषण गर्मी के कारण दुनिया में सभी लोग तड़प रहे थे और तपती गर्मी से राहत पाने के लिए छांव व ठंडक की तलाश कर रहे थे। तभी किसी अज्ञात दिशा से घन काले बादल आकर पूरे आकाश को ढक लेते हैं, जिससे तपती धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती। फिर बादल घनघोर वर्षा करके गर्मी से तड़पती धरती की प्यास बुझाकर उसे शीतल एवं शांत कर देते हैं। धरती के शीतल हो जाने पर सारे लोग भीषण गर्मी के प्रकोप से बच जाते हैं और उनका मन उत्साह से भर जाता है। इन पंक्तियों में कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह धरती के सूख जाने के बाद भी बादलों के आने पर नए पौधे उगने लगते हैं, ठीक उसी तरह अगर आप जीवन की कठिनाइयों के आगे हार ना माने और अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखें, कड़ी मेहनत करते रहें, तो आपके जीवन का बगीचा भी दोबारा फल फूल उठेगा। इसलिए हमें अपने जीवन की इच्छा को कभी मरने नहीं देना चाहिए और पूरे उत्साह से जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। अब प्रश्नोत्तर। कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? कवि ने बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहा, बल्कि गरजने के लिए कहा है, क्योंकि कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। गरजना विद्रोह का प्रतीक है। कवि बादलों से पौरुष दिखाने की कामना करता है। कवि ने बादलों के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया है। दूसरा प्रश्न, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। बादलों में भीषण गति होती है, उसी से वह संसार का ताप को हरता है। कवि ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और शक्ति चाहता है। बादलों का गरजना लोगों के मन में उत्साह भर देता है, इसलिए कविता का शीर्षक
उत्साह रखा गया है। अगला प्रश्न, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? उत्साह कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला, जल बरसाने वाली शक्ति। दूसरा, बादल पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। और तीसरा, कवि में उत्साह और संघर्ष भर कविता में नया जीवन लाने में सक्रिय है। अगला प्रश्न, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मकता प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखिए। तो प्रमुख पंक्तियां हैं, घेर घेर घोर गगन धारा धरो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, और विद्युत छवि उर में कविता की इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य मौजूद है। धन्यवाद।